काफ़ी लोग दोस्तों सी टेट में बहुत बार फेल हुए हैं दोस्तों, बहुत तो बार फेल कर गए हैं। लेकिन मैं आज जो बताने वाला हूँ, आज आप जीवन में सी टेट में कभी फेल नहीं करेंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि भाई शुरुआत कैसे करें, काफ़ी बेटर तरीका से। और शुरुआत का वीडियो भी बताने वाला हूं कि क्या क्या पढ़ा जाए शुरुआत में। इसलिए आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर आप इससे शुरुआत करते हैं तो मैं ये गारंटी लिख करके देता हूं कि आप सीटेट में कभी फेल नहीं करेंगे और आपका जो नंबर आएगा ना वह 100+ आराम से आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। एक गारंटी मैं बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, 100% गारंटी। कारण क्या है, शुरू लोग कर देता है। अगर मान लीजिए जीवन में आप कभी सीटेट का बुक नहीं देखे हैं और शुरू कर दिए तो वही लोग फेल कर जाते हैं। लेकिन भाई जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, जो आने वाला जो जुलाई में दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, जो लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं और फेल नहीं करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। आप 100% पास करेंगे और आपका अच्छा नंबर आएगा। शुरुआत कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। चलिए, आपके स्क्रीन पर मौजूद है और देखिए शुरुआत से करते हैं, क्योंकि आप लोग कभी कलम निकाल लीजिए, अब की बार फेल नहीं करना है। सी टेट की शुरुआत करें तो कभी फेल नहीं होंगे अगर ऐसे शुरुआत करेंगे तो, है ना। यहाँ पे शुरुआत में ऑनलाइन बोर्ड स्टडी मेरा चैनल है। अगर मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो सबसे पहली बात कि कोई भी पेडागोजी हो उसका मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक शिक्षक भी हूँ गवर्नमेंट का। और देखिए यहाँ पे मैं शुरुआत किया, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्या नोट करना है, क्या पढ़ना है शुरुआत में, ताकि आपका जो सीटेट की जो तैयारियां है वह बेटर हो जाए। लिखा हुआ है शुरुआत हो तो ऐसी हो ना तो ना हो, है ना। शुरुआत हो तो ऐसा हो ना तो ना हो। चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सीटेट में बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं जिसका मीनिंग ही पता नहीं होता है ना। तो आप लोग का माइंड में चलता है कि भाई उसका मीनिंग क्या होगा और उसके लिए आंसर क्या जाएगा। जैसे कि एक वर्ड आता है, शुरुआत हो चुका है, आप लोग नोट करते चले। फर्स्ट नोट करना है अधोगामी। देखिए अधोगामी में क्या है, काफी लोगों का आता है और बहुत लोगों को ये इसका जवाब नहीं आता है। अधोगामी होता है शरीर के, यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अगर विकास होता है तो उसी को अधोगामी कहते हैं। इसको पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। दूसरा का है शीर्षगामी। विकास का 2 प्रकार है, अधोगामी और शीर्षगामी। तो सिर से पैर की ओर होता है उसको कहते हैं शीर्षगामी। ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो। और इससे अगर शुरुआत करेंगे कभी फेल नहीं करेंगे। बाकी तो मेरा चैनल आपको पूरा पेडागोजी का ऑपरेशन कर देगा। चलिए ये लिखा है पूर्व परंपरागत। देखिए इसी का एक और नाम है, नाम देखिए चेंज करता है जो एग्जाम में जो लोग फंस जाते हैं। पूर्व परंपरागत का एक नाम है प्रथा पूर्व या पूर्व रूढ़िगत, उसका 2 नाम है पूर्व परंपरागत का। आप नोट कर ले, ये आपको समझ में नहीं आएगा, इधर उधर से दे देता है। जेंडर रूढ़िवादिता मतलब क्या होता है, काफी लोग इसको मारते हैं, लेकिन इसको जानना है। जेंडर रूढ़िवादिता माने पक्षपात करना, लड़का लड़की में भेदभाव करना, ठीक है। चलिए अगला आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है दोस्तों, जानकारियां है। ये जानकारियां आप लोग नोट करते चले। अपसारी चिंतन, भैया क्या है, कौन चिड़िया का नाम है अपसारी चिंतन, और आप लोग मारते चलते जाते हैं। तो देखिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा पढ़ने का। अपसारी चिंतन क्या है, इसको बोलते हैं फैलता हुआ ज्ञान। फैलता हुआ ज्ञान होना चाहिए यहाँ पे। चलिए फैलता हुआ ज्ञान, अगर कहीं भी अपसारी चिंतन आए तो आपको एग्जाम में ऑप्शन में सृजनात्मक देगा ही देगा। याद कर लीजिएगा, इस प्रकार से पूछेगा सॉरी, यदि सृजनात्मक देगा तो अपसारी चिंतन देगा, तो इसको नोट करना है। अगला है कि अभिसारी चिंतन होता है। एक अपसारी चिंतन था, ये अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन बोलते हैं कि एक जगह है सारा ज्ञान एक केंद्र पर फोकस करना।
जितना आपके पास ज्ञान है सभी ज्ञान को एक जगह फोकस करना, ये हो गया अभिसारी चिंतन। नोट कर ले, क्या है, जानकारी रहेगा ना तब आप सही कर पाइएगा सीटेट में, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। मूर्त, मूर्त में क्या होता है? मूर्त मतलब होता है सामने में, सामने में, ठीक है, लिखा हुआ है। मूर्त मतलब होता है प्रत्यक्ष, ठोस वस्तु, है ना, ठोस वस्तु जो आप लोग देखते हैं आंखों से, सामने में कोई भी वस्तु को अगर देख रहे हैं तो क्या है, वह मूर्त है। इसको समझना है मूर्त क्या है, इसीलिए मैं इसको रखा हूं इसमें। अमूर्त के बारे में समझे, अमूर्त क्या है? अमूर्त माने अप्रत्यक्ष, जो आपको दिखाई नहीं दे, जो आपके सामने में नहीं है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अमूर्त। जैसे कि काश में चिड़िया होता, तो ये सब अमूर्त वाली बात है। जो दिखाई नहीं दे उसको क्या कहेंगे? अमूर्त कहेंगे। ध्यान से नोट करते चले, सीटेट पास करना है तो इतनी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए शुरुआत में, तब आपका शुरुआत बेटर होगा। संज्ञान मतलब क्या होता है? संज्ञान मतलब होता है जानकारी, या संज्ञानात्मक कहे, कुछ भी कहे, संज्ञान वाले वर्ड में जानकारी आपको याद रखना है कि संज्ञान मतलब क्या होता है, तो जानकारी। अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम बोले तो सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना क्या है? अधिगम है। अगला है दोस्तों, देखिएगा समाजीकरण। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ये नोट्स मैं खुद से बनाया हूं, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है दोस्तों, और आज तक यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। समाजीकरण में आपका आता है फर्स्ट में परिवार, और सेकंड में आता है आपका विद्यालय। ये आपको याद रहना चाहिए। समाजीकरण का प्रथम कारक कौन है? परिवार है। सेकंड क्या है? विद्यालय है। यही पूछता है आपके एग्जाम में। उसके बाद जानकारी आपको ये रहना चाहिए आत्मसातकरण और समावेशन। देखिए आत्मसातकरण को ही समावेशन कहते हैं। सुनिएगा, इतना मजा आ जाएगा कि क्या कहे। कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो तो क्या कहलाएगा? आत्मसातकरण। जैसे कि एक कुत्ता है और घोड़ा को भी आप कुत्ता बोल दिए, इसको कुत्ता को कुत्ता बोल दिए, और घोड़ा को भी देखे उसको भी कुत्ता बोल दिए, कोई परिवर्तन नहीं किया आप। तो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे दोस्तों, वह होता है आत्मसातकरण या समावेशन। मतलब कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ऐड करना, यही है दोस्तों, यही देता है। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है। आप नोट करें इसको। देखिए सीटेट का शुरुआत अगर आप ऐसे किए रहते या ऐसे करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो पढ़ाई है वो काफी बेटर जाएगा। अब देखिए एक शब्द आता है पार, काफी लोग सुने हैं लेकिन जानते ही नहीं है। इसको नोट करके आप लोग रट जाइए। पार मतलब होता है ढांचा। पार मतलब क्या होता है? ढांचा। और पार ढांचा, अब ये भी समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए एग्जाम में अगर पार देगा तो आंसर में आपको इशारा और संकेत जरूर देगा, ये गारंटी है। आंसर में आपको इशारा एवं संकेत से सहयोग करना जरूर लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है, काफी बेटर है। अन्वेषण मतलब आप लोग जानते हैं, अन्वेषण माने खोज करना। चलिए गुणज वैकल्य आप शुरुआत जब कर दिए हैं तो आपको जानना होगा। गुणज वैकल्य को बोलते हैं डिस्कलकुलिया। क्या बोलते हैं इसको? डिस्कलकुलिया। एक गणित में कठिनाई होता है, ये तो आप लोगों को जानकारी होगा ही। पठन वैकल्य, देखिए नाम थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अगर डिसलेक्सिया देता तो आप लोग फटाफट मारते, पढ़ने में कठिनाई। पठन वैकल्य माने डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई। आगे है लेखन वैकल्य माने डिसग्राफिया, लिखने में। नोट करते चले दोस्तों। भाषा वैकल्य या भाषाघात, ये बोलने में जिसको कठिनाई होता है उसके अंदर होता है। समायोजन, देखिए समायोजन क्या है? आप लोग सुनते होइएगा, पियाजी साहब बोले हैं समायोजन के बारे में, तो मेरे दोस्तों सुन लीजिए, जिसमें क्या हो? परिवर्तन हो। अगर कहीं भी क्वेश्चन में परिवर्तन लिखा रहेगा तो आपको आंख बंद करके समायोजन मार के आना है। जैसे कि एक बच्चा है, कुत्ता को कुत्ता बोलता है और कुत्ता की तरह ही एक
जानवर को देखा, मान लीजिए घोड़ा को देखा तो घोड़ा को घोड़ा बोला, कुत्ता को कुत्ता बोला, पर तो परिवर्तन तो किया ना भाई। तो जहां भी परिवर्तन होगा वह समायोजन होगा 100%, कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, कभी भी गलती नहीं होगा। अनुकूलन की बात करें, सुनिएगा, तो पर्यावरण के साथ संतुलन ये जरूर रहेगा। क्या रहेगा? अगर इतना नहीं भी रहेगा तो इस संतुलन वाली बात जरूर करेगा। तो ये आपका की पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब चैनल खोज लीजिए, नहीं मिलेगा। वर्ड का आपको अर्थ मिल जाएगा, लेकिन अनुकूलन वाला का आंसर क्या रहेगा? तो संतुलन रहेगा। संतुलन वाला का आंसर क्या रहेगा? तो अनुकूलन रहेगा। ये आप नोट कर ले, कोई नहीं देगा आपको, आप नोट करते चले। अगर अभी तक नोट नहीं करना शुरू किए हैं तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को और नोट कर लीजिएगा रोका रोका करके। संवेग की बात करें, संवेग में क्या क्या आता है? तो उसका एक ट्रिक है, लव फियर एंगर, प्यार भय गुस्सा। संवेग क्या क्या है? लव फियर एंगर, प्यार भय गुस्सा। संकल्पना मानचित्र को बार बार प्रयोग करता है। मतलब होता क्या है? संकल्पना मानचित्र मतलब होता है कंसेप्ट मैप। ये माइंड में रहेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। कंसेप्ट मैप को बोलते हैं। कंसेप्ट तो समझ ही रहे हैं। चलिए, बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? एक क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलते हैं। जब मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलता है तो मैं जो शुरुआत करता हूँ इसी से करता हूँ। कोई भी फेल नहीं करता है मेरे यहाँ, बस एक दो बच्चे फेल करते, बाकी सारे लोग निकलते हैं। अब की बार देखिए रिजल्ट आएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा कि कितने लोग पास किए मेरे यहाँ से। बाह्य अभिप्रेरणा, तो बाहरी रूप से प्रेरित होता है, उसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। अब देखिए कैसे, पुरस्कार, पुरस्कार जो है बाह्य अभिप्रेरणा है। दंड, दंड आपका बाह्य अभिप्रेरणा है, माने जो बाहर से मिलता है। पुरस्कार तो बाहर से ना मिलता है भाई, तो उसको कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। चलिए, एक है अभिप्रेरणा। अगर बाह्य अभिप्रेरणा छूटा हुआ है, बाह्य अभिप्रेरणा दिया तो बाहरी रूप से। अगर केवल अभिप्रेरणा देता, सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, केवल अभिप्रेरणा देता तो उसमें वह खुद से प्रेरित होता है। उसमें आंसर में रहेगा खुद से, खुद से प्रेरित। ठीक है, चलिए अब है केंद्रीकरण। समझिएगा केंद्रीकरण क्या है। एक क्वेश्चन में बार बार ये पूछता है, बार बार इस वर्ड को डालता है, क्या है? माने एक बच्चा है, सारा विशेषता को छोड़ करके एक ही विशेषता पर अगर वह अपना दिमाग लगा रहा है तो उसको कहते हैं केंद्रीकरण। मतलब उसको एक हाथी का खिलौना मिल गया है और उसको मोटरसाइकिल दिया जा रहा है, वो नहीं ले रहा है, वो केवल हाथी में लगा हुआ है। मैंने सारा विशेषता छोड़ करके एक विशेषता पर अगर फोकस करते हैं तो उसको केंद्रीकरण कहते हैं। और एक केंद्रीकरण का जो गुण होता है वह 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में होता है। सुनते चलिए, और 2 से 7 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बाल अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक बाल अवस्था, या एक और नाम है पियाजे का, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नोट कर सकते हैं आप लोग, पूरा ज्ञान मैंने आपको दे दिया। अगला है समावेशी शिक्षा। आप लोग बार बार सुनते हैं, सभी कोई जानता है, माने जिसमें सारा बच्चा का प्रवेश हो, लंगड़ा लुज्जा जितना है भाई, अमीर गरीब सभी का समावेश हो, उसको समावेशी शिक्षा में कहेंगे। समावेशी शिक्षा का परिभाषा क्या है, विशेष उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि सीखने के अनुकूल माहौल सभी शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। अगला टॉपिक है, ये सब अगर आपको याद रहेंगे ना, कभी गलती करना सीटेट में हो ही नहीं सकता कि आप गलती करेंगे। शुरुआत है और आपका शुरुआत बम्पर चलेगा, इसको नोट करने के बाद ही। प्रतिस्पर्धा बोले तो क्या? कंपटीशन। मूर्त बोले तो क्या? देखिए आप देखिए, प्रतिस्पर्धा मतलब समझ गए कंपटीशन। अब मूर्त के बाद मैं अमूर्त लिख दिया, तो देखिए पढ़ाई जो होता है ना, कैसे करना चाहिए आप नोट कर सकते हैं।
पढ़ाई कभी भी अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बच्चा को मूर्त से अमूर्त पढ़ाइए तो अब सही जाएगा। कहीं भी आपको लिखा रहा है मूर्त से अमूर्त तो सही जाएगा। सरल से कठिन या जटिल तो सही जाएगा। माने पढ़ाई सरल से कठिन पढ़ाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त पढ़ाना चाहिए, स्थानिक से वैश्विक पढ़ाना चाहिए, है ना। याद कर लीजिए इसको, काफी बेटर दोस्तों। अगला है अस्तुल से सूक्ष्म होना चाहिए। ये आपको सीटेट माना है। कितने लोग सूक्ष्म से अस्तुल मारते हैं, सीटेट उसको गलती कर देता है। इसको, इस पॉइंट को आप याद करके रखिएगा। अस्तुल से सूक्ष्म पढ़ाना है, विकास का क्रम है। अब भाई अस्तुल सुने तो अस्तुल कौशल क्या है मैं आपको बताता हूं। आपका शरीर में जो पैर है, आपके शरीर में जो हाथ है, उससे जो भी काम करेंगे वह अस्तुल कौशल कहलाएगा। बोले तो शरीर के बड़े मांसपेशियां काम करे, बड़ा मांसपेशियां याद रखिएगा, यहाँ पे मांसपेशियां होना चाहिए, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में हमसे। तो शरीर का बड़ा मांसपेशियां काम करेगा वह अस्तुल कौशल कराएगा। जैसे कि दौड़ना, भागना, एक पैर पर खड़ा होना, ये सब क्या है, अस्तुल कौशल है। अब है कि सूक्ष्म कौशल क्या है। तो शरीर की छोटी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, छोटी मांसपेशी काम करे उसको कहेंगे सूक्ष्म कौशल। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कैसे, मैं आपको बताता हूं, मजा आ जाएगा सुन करके। और ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, इसलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन डाला हूं। अस्तुल कौशल में कौन आएगा। अस्तुल मैंने बोला है कि आपका शरीर का बड़ा भाग काम करे। जैसे कि फुटबॉल को किक मारिएगा, लात से मारिएगा ना। तैरना हाथ से, पैर से, दोनों से होगा। एक पैर पर खड़ा रहना, भागना, ये सब रहेगा तो आप एग्जाम में अस्तुल कौशल मार के आइएगा। अगर देखिए सूक्ष्म कौशल, कहीं भी आपको उंगली का यूज हुआ हो, उंगली का, तो आप सूक्ष्म कौशल मारिएगा। उंगली का जैसे कि लिखना, उंगली से लिखते हैं। धागा में मोती पिरोना, उंगली से करते हैं। चित्र बनाते हैं, उंगली से बनाते हैं। तो जहां भी उंगली का प्रयोग हो, यूज हो, वहां सूक्ष्म कौशल मार के आइएगा। ठीक है। अब है औपचारिक और अनौपचारिक, दो चीज पूछता है आपका। देखिए सीटेट में मैं आपको बताऊं, ये वीडियो काफी लॉन्ग जाएगा और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, तो कभी भी गलती नहीं होगा, आप 100% सीटेट पास करेंगे। औपचारिक मतलब होता है विद्यालय, कहीं भी रहेगा। औपचारिक तो विद्यालय की बात कर रहा है, अनौपचारिक रहेगा कहीं भी तो वो परिवार की बात कर रहा है। ये आप याद करके रखिएगा। अनौपचारिक परिवार को बोलते हैं, औपचारिक विद्यालय को। परिपक्वता एक आता है, परिपक्वता बोलते हैं एज से संबंधित है। जैसे कि कहेगा कि 15 साल हो गया तो हाँ बच्चा परिपक्व हो गया है, इससे संबंधित है। समझ में आया। एक आता है गणित में संक्रिया वर्ड, और यह संक्रिया वर्ड मेरे दोस्तों पूछता है, संक्रिया मतलब क्या, जोड़, घटाव, गुना, भाग। और ये इतना हिट है ना, आप 100% अगर ये ऑप्शन में रहे तो इसको मार के आइएगा, सही जाएगा आपका। ये स्टैंडर्ड, मानक शब्द, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है मेरे दोस्तों, नेगेटिव है। मानक माने होता है क्या, जानना है, स्टैंडर्ड बोलते हैं, और ये हमेशा नेगेटिव की तौर पर जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मानक मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। हतोत्साहित, हतोत्साहित मतलब होता क्या है, किसी को डिमोरलाइज करना, किसी को हीनता का शिकार कर देना, किसी को बोल देना जैसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम हमेशा सीटेट फेल कर जाओगे, तुमसे नहीं होने वाला है, इसको कहते हैं हतोत्साहित। और हतोत्साहित हमेशा मेरे दोस्तों गलत चीज होता है, गलत होता है, नेगेटिव होता है। अंतःक्रिया की बात करूं मैं, अंतःक्रिया तो आपस में बातचीत करना को अंतःक्रिया करते हैं। जैसे कि आप कक्षा में 4-5 बच्चे आपके बैठ करके बातें कर रहे हैं तो उसको कहते हैं अंतःक्रिया। और ये सीटेट के लिए काफी हिट होता है, ये पॉजिटिव माना जाता है इसको। मैं नेगेटिव पॉजिटिव मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि भाई इसका अर्थ होता क्या है, तब ना आप लोग आगे कुछ कर पाइएगा। स्कीमा के बारे में जानते हैं आप लोग। स्कीमा मतलब होता है क्या, कि सूचना का एक छोटा पैकेट। आप कहिएगा सर समझ में नहीं आया। जैसे कि आप
साइकिल चलाना सीख गए, आप साइकिल चलाना आप सीख गए, तो आप सीख गए तो आपके माइंड में क्या हो गया, जा करके बैठ गया कि साइकिल ऐसे चलाते हैं। तो ये जो माइंड में जो बैठ गया उसी को हम क्या कहते हैं, एस्कीमा। ठीक है, जो माइंड में आपका बैठ गया, जैसे कि आप सीटेट पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको याद हो गया तो हम इसको कहेंगे आपका स्कीमा में वह ऐड हो गया, माने सूचना का एक छोटा पैकेट को स्कीमा कहते हैं। स्कीम्स क्या है, स्कीम्स माने होता है योजना, जैसे कि योजना बनाना भ्रमण के लिए, कहीं बच्चा को ले जाने के लिए, योजना स्कीम बोलते हैं उसको। अंतः व्यक्तित्व क्या है, कहीं भी मेरे दोस्तों अगर अंतः व्यक्तित्व रहेगा, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, कहीं भी इस प्रकार से रहेगा, डबल अनुस्वार रहेगा, या अनुस्वार से पकड़ाएगा दोस्तों, इस प्रकार से डबल अनुस्वार रहेगा तो समझिए खुद के बारे में बोलना। अंतः क्रिया, अंतः व्यक्तित्व कहीं भी रहेगा, अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहीं भी देगा तो समझिए कि खुद के बारे में दे रहा है। ठीक है, अगर अंतरावैयक्तिक बुद्धि कहीं भी देगा, अंतरावैयक्तिक बोले तो अनुस्वार केवल ऊपर हो, कहीं भी देगा अंतरावैयक्तिक, तो दूसरे के बारे में कहना अंतरावैयक्तिक। माने कोई बच्चा है और उसका मन का बात आप जान गए तो उसको कहेंगे अंतरावैयक्तिक, माने किसी दूसरे के मन के बात को जान लेना अंतरावैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। अब देखिए अवस्था भी आपको पता होना चाहिए, सीटेट यदि अभी शुरुआत कर रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए, मैं सभी को शामिल किया हूं। और मेरे दोस्तों एक मैं बात बताऊंगा, ये जो नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड का जो टैग वर्ड है ना, जब मैं बताऊंगा ना तो मैं कहता हूं ना, मेरे उतना कोई बताएगा ही नहीं, मेरे पास इतना नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है, उससे आप आसानी से पास कर सकते हैं सीटेट, तो मैं उसको बनाऊंगा अभी नहीं, अभी हाल फिलहाल में शुरुआत करना है तो इससे करना है आपको। शैशवावस्था याद रखना है, 0 से 2 वर्ष को कहते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था 3 से 6 वर्ष को कहते हैं। उत्तर बाल अवस्था 6 से 11 वर्ष को कहते हैं, याद रखिएगा। एक वर्ड आता है खंडीकरण। खंडीकरण मतलब होता क्या है, माने लंबा लेटर को समूहित करके याद करना, समूहित करने का मतलब तोड़ तोड़ करके और एक जगह ऐड कर लेना। जैसे कि हम लोग रटते हैं मोबाइल नंबर 9939, इस प्रकार से टुकड़ा में याद करते हैं 99 39 35 36 52, इस प्रकार से अगर याद करते हैं टुकड़ा में तो उसी को कहते हैं खंडीकरण करना। आंकड़ा देखिए ये काफ़ी हिट है और ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा, आपके एग्जाम में यदि आंकड़ा आता है तो आंसर में आपका सर्वेक्षण जरूर रहेगा, सर्वेक्षण जरूर रहेगा, और सर्वेक्षण नहीं रहे तो प्रबंधन रहेगा, आप नोट कर लीजिएगा। आंकड़ा रहे तो सर्वेक्षण, नहीं तो प्रबंधन, 2 आएगा आपका। चलिए अगला है समाईकरण या अनुकूलन। देखिए अनुकूलन सब कोई जानता है लेकिन समाईकरण कोई नहीं जानता था, याद कर लीजिएगा। समाईकरण माने अनुकूलन को कहते हैं और ये होता है कहीं भी रहेगा समाईकरण या अनुकूलन तो एग्जाम में आपको संतुलन जरूर देगा, 100% देगा। तो पर्यावरण के साथ संतुलन करना ही अनुकूलन कहलाता है। अब वृद्धि के बारे में जान लीजिए, वृद्धि क्या है। वृद्धि जो होता है शरीर का लंबाई चौड़ाई अगर बढ़ रहा है ना तो उसको वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास जो है ना, माइंड का अगर विकास हो रहा है तब आपको कहेंगे उसको विकास। वृद्धि दोस्तों लंबाई चौड़ाई से है शरीर का, और विकास जो है वह माइंड से संबंधित है। बोधगम्य निवेश आपके एग्जाम में देता है जो स्टीफन क्रेसन साहब दिए हैं, स्टीफन क्रेसन साहब दिए हैं। उस आंसर में मेरे दोस्तों अगर कहीं भी बोधगम्य निवेश रहेगा या अबोधगम्य निवेश रहेगा, दोनों रहे तो आप आंसर में थोड़ा ऊंच लिखा रहेगा, थोड़ा नहीं लिखा रहेगा तो लिखेगा कुछ ऊंच, इस प्रकार से लिखेगा। क्या लिखेगा, कुछ ऊंच, बोले तो ऊंच रहेगा ही रहेगा, बहुत ऊंच नहीं मारिएगा, थोड़ा ऊंच या कुछ ऊंच अगर रहेगा तो बोधगम्य निवेश आंसर जाएगा। चलिए अगला है टॉपिक, देखिए बच्चों का विकास।
गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से दोनों तरह से होता है। बच्चों में जो विकास होता है वह गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है। अगर कोई अकेला हो जाए तो गलत बात है। चलिए, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। अब अवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए, सीटेट शुरुआत करने जा रहे हैं तो 0 से 2 वर्ष को कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष को कहते हैं। नोट करते चले, शुरुआत आप सीटेट का कर रहे हैं तो मूर्त 7 से लेकर के 11 वर्ष है। औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष है, आप इसको नोट कर ले। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। इसका आंसर कभी भी आएगा मेरे दोस्तों तो परंपरागत स्तर में आता है। कोलबर्ग का दूसरा स्तर परंपरागत स्तर बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल। अच्छा लड़का अच्छा लड़की किस अवस्था में आता है? कोलबर्ग का स्तर 2 में आता है, परंपरागत स्तर। और दंड एवं आज्ञा पालन या दंड एवं आज्ञा पालन आपका पूर्व परंपरागत अवस्था में आता है। कोलबर्ग का पहिल का स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आता है। और लोकतंत्र के नियम को बच्चा मानने लगता है, यह कोलबर्ग का तीसरा स्तर है, उत्तर परंपरागत। तीनों स्तर मैंने बता दिया। इतना जानकारी लेकर के आपको सीटेट पढ़ाई शुरू करना है, कभी फेल नहीं करेंगे। अगर आपके एग्जाम में सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा आ जाए, भाषा को हटा ही दीजिए, ऐसे बोले हैं सामाजिक सांस्कृतिक भाषा, तो वाइगोस्की जाएगा, 100% सही जाएगा। कहीं भी सांस्कृतिक वर्ड रहे, सामाजिक वर्ड रहे तो वाइगोस्की मार के आइएगा। अगला रहेगा प्रयत्न भूल त्रुटि अभ्यास। अगर आपके एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन में प्रयत्न भूल त्रुटि अभ्यास रहे तो आप थॉर्नडाइक मार के आइएगा, आपका सही जाएगा। वैज्ञानिक भी क्या क्या याद करना है उसका भी मैं कीवर्ड इसमें शामिल कर दिया हूं। बोले तो पूरा निचोड़ है मेरे दोस्तों सीटेट पास करने का ये, ठीक है। इतना जानकारी लेके आप शुरुआत करेंगे, आप 100+ नंबर आसानी से लाएंगे। इतना जानकारी आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। बहुभाषी कक्षा, बहुभाषी कक्षा क्या करता है? तो संसाधन का काम करता है। कैसे? तो एक बच्चा, अगर आपके क्लास में 5 बच्चा है, पांचों 5 भाषा जानना है तो सब एक दूसरे से सीख जाएगा भाषा ना। इसी को कहते हैं संसाधन का काम करता है। कहीं भी बहुभाषा रहेगा तो मारिएगा संसाधन का काम करता है। जेंडर की बात करें तो जेंडर आपका सामाजिक संरचना में जाता है, सही। और वही लिंग बोल देगा तो जैविक संरचना है। दोनों सेम ही है लेकिन आंसर आपका अलग जाएगा। अगर जेंडर तो सामाजिक मारिएगा, लिंग तो जैविक संरचना मार के आइएगा। पूर्ववर्ती मतलब होता क्या है? पूर्ववर्ती माने होता है पहले, अब परवर्ती मतलब क्या होता है? तो बाद में। इसको याद रखिएगा, ये अर्थ है आपका। स्मरण मतलब होता है याद करना। नैतिक, अगर नैतिक शब्द आएगा मेरे दोस्तों, कहीं भी आपके एग्जाम में अगर नैतिक वर्ड आ जाए तो आप कोलबर्ग वैज्ञानिक मार के आइएगा, कभी गलती नहीं होगा। देखिए, शुरुआत अगर आप सीटेट का कर रहे हैं तो ऐसे करना होगा। अगर कहीं भी सामाजिक संस्कृति का आएगा तो आप वाइगोस्की मारिएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। नोट करते चले। अगर भाषा अर्जन रहे, भाषा अर्जन और सार्वभौमिक व्याकरण कहीं भी दिया रहेगा, भाषा अर्जन दिया रहे तो चौमस्की मारिएगा, सार्वभौमिक व्याकरण देगा तो चौमस्की मारिएगा, सही जाएगा आपका। संज्ञानात्मक वर्ड आ जाएगा तो पियाजे मारिएगा आप लोग, सही जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन आएगा तो स्किनर साहब का है और इन्होंने चूहा पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछता है चूहा पर किसने प्रयोग किया? तो स्किनर। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अगर आपसे पूछे किसने दिया तो इवान पी पावलो साहब दिया था और इन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया था। चलिए, प्रयत्न भूल त्रुटि अभ्यास कहीं भी आएगा तो थॉर्नडाइक मार के आना है और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। चलिए, कोहलर एक वैज्ञानिक है, कोहलर, कोलबर्ग नहीं, कोहलर।
कोहलर अधिगम का सिद्धांत दिया है मैंने दोस्तों, और इन्होंने वनमानुष पर प्रयोग किया है, चिंपैंजी पर प्रयोग किया है, और उस चिंपैंजी का जो नाम था सुल्तान नाम था। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए भाषा एक, चलिए अगला है कि किसने कहा, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि पहले भाषा आया तब विचार आया। पहले भाषा दे दे और 2 नंबर में आपको विचार दे दे या संज्ञानात्मक दे दे तो वाइगोस्की मार्क करिएगा। अगर पहले विचार दे दे, पहले विचार और तब भाषा दे दे, पहले संज्ञानात्मक दे दे, विचार को बोलते हैं संज्ञानात्मक बोल सकते हैं आप, तो पहले विचार तब भाषा तब पियाजे मारिएगा। दोनों देख लीजिए एक बार अच्छे से। कहेगा कि बुद्धि लब्धि IQ का आविष्कार किसने किया या खोज किसने किया, तो अल्फ्रेड बीने साहब किए हैं, याद रखिएगा। और IQ का सूत्र किसने दिया, तो ये आपको टर्मन साहब दिए हैं सूत्र, IQ का सूत्र, ठीक है।